हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी कांस्टेबल वाले विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, होना बाकी है, वैसे विद्यार्थी जरूर सुनना और समझना। आज का पैटर्न यानी 20 फरवरी का एग्ज़ाम में जिस प्रकार का पैटर्न आपका एग्जामिनर और जिस प्रकार का प्रश्न उठा रहा है जीके जीएस का सेशन में, उसी पैटर्न के अनुसार जिनका अभी एग्ज़ाम जो विद्यार्थी का नहीं हुआ है, आने वाली डेट में एग्ज़ाम है, उनके लिए कंटेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 20 फरवरी का चारों शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद जिस प्रकार से आपका पैटर्न उठा है जीके का, वही प्रश्न आप सभी को इस सीरीज के माध्यम से चलाया जाएगा और लास्ट डेट तक यानी लास्ट डेट में जितने भी विद्यार्थी रहेगा वहां तक आप सभी को मदद किया जाएगा। जो आप सभी को यह सीरीज रामबाण साबित होगा कि जिस पैटर्न से जहां से जॉन चैप्टर से उठाया जा रहा है, जैसे इकोनॉमिक्स के कितना प्रश्न पूछा, हिस्ट्री से जितना प्रश्न पूछा, या फिर फिजिक्स के, केमिस्ट्री से, इसी प्रकार से आप सभी को सेलेक्टेड प्रश्न कराया जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी घबराना मत, डरना मत, सभी का एग्जाम मस्त जाएगा और बहुत अच्छा जाएगा। जो कि पैटर्न है बिल्कुल सिंपल है, समझो। तो सभी विद्यार्थी बारीकता से अध्ययन करना। तो देखो पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न अगर एग्जामिनर आप सभी को ऐसा पूछ दे कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। देखो हर क्लास में आप सभी को 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराया जाएगा, जिसमें से सभी चैप्टर से आप सभी को देखने को मिलेगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और आप लोग इसे कम समय में ज्यादा प्रश्न आप सभी को दिया जाएगा ताकि आप सभी का टाइम भी बच सके। तो सभी विद्यार्थी लगाना। कह रहा है चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ के निर्माण की बात करें तो यह राणा कुंभा ने किया था। कौन किया था? राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? राणा कुंभा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, और देखो सभी विद्यार्थी प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से आप लोग कमेंट में करते चलना राइट आंसर अगर आप सभी को पता हो तो। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। इससे क्या होगा, आपका जो फोकस रहेगा 100% प्रश्न पे ही रहेगा और आंसर पे ही रहेगा। तो देखो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। भारत का पहला सुल्तान कौन था जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो वह राइट आंसर होगा कि वह था मोहम्मद बिन तुगलक। वह कौन सा राजा था? वह राजा था ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक था, जिन्होंने भारत में, वह पहला सुल्तान था जो उसमें भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल सुल्तान भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखो क्या है, 3 नंबर का प्रश्न कि किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त नीति अब किसने अपनाई थी? बाबर, औरंगजेब, बलबन या इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर क्या होगा कि किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो वह अपनाया था बलबन ने। बलबन ने लौह और रक्त नीति अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। फतेहपुर सीकरी की बात करें, बाबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या होगा कि फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यह किसने निर्माण कराया था। तो यह अकबर ने कराया था। कौन कराया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। दिल्ली का जामा मस्जिद की बात करें, यह किसने बनाया था। तो यह शाहजहां ने बनाया था। कौन बनाया था? शाहजहां ने, जो कि जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का हम संस्थापक की बात करें तो पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो वह गोपाल था। कौन था? गोपाल होगा। ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, संगोल की संधि कब हुई थी। संगोल की संधि की बात करें कि संगोल की संधि कब हुई थी। तो यह 1750 में हुई थी। कब हुई थी? 1750 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो राइट आंसर की बात करें तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न बताना है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527, 1528, 1529 या 1526। तो खानवा के युद्ध की बात करें तो राइट आंसर होगा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा एवं बाबर के बीच। राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था कब? 1527 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है पानीपत की दूसरी लड़ाई। देखो पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी और तीनों लड़ाई की मैं बात करूं। पहली लड़ाई की बात करें तो 1526 ईस्वी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई की बात करें पानीपत की तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1556 ईस्वी। और तीसरी लड़ाई की बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था वह 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 1761 ईस्वी में। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761 ईस्वी। तो सभी विद्यार्थी यहाँ तीनों प्रश्न को याद रखना क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का जो प्रश्न है बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी नोट कर लेना दिमाग में, कॉपी में नहीं, दिमाग में। चलो अगला प्रश्न देखो, और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना ईमानदारी से। सभी प्रिय स्टूडेंट लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप सभी का एग्जाम है और एग्जाम वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज आप सभी को, अगर लास्ट डेट का भी स्टूडेंट है तो उसका भी वहां तक की तैयारी कराई जाएगी, ना कि 2-3 क्लास किया गया और फिर अंत्य स्टूडेंट को नहीं देखा जाएगा। अंत्य तक स्टूडेंट को आप सभी को हेल्प किया जाएगा। और साथ ही टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी ज्वाइन हो जाना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो देखो प्रश्न है भारत का उतरतम बिंदु कौन सा है? देखो भारत की उतरतम बिंदु की बात करें तो उतरतम, देखो समझना, इस प्रकार से इधर उत्तर कहते हैं, इधर दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं और इधर पश्चिम कहते हैं। अब समझना, भारत की अगर उतरतम बिंदु की बात करें, उतरतम बिंदु अगर इधर की बात करें ऊपर वाले को, तो उतरतम बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो उतरतम बिंदु को हम इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। लेकिन अगर पूछ दिया आप सभी को कि दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। किसे कहते हैं? दक्षिणतम बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न में करा है उत्तरतम बिंदु, यानी ई वाला उत्तरतम बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा कॉल। समझ में रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। समझ रहे हो? दिमाग में सेट हो गया? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है? देखो यह क्वेश्चन समुद्रीय सीमा की बात करें, भारत की समुद्रीय सीमा कितना देशों से लगा हुआ है यह प्रश्न पूछ दिया गया है। समझना, पूछ दिया गया है जो कि 7 देशों से लगा हुआ है। जलीय सीमा देश कितने देशों से लगा हुआ है? तो 7 देशों से साझा करता है। लेकिन आप सभी से पूछ दे कि स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 स्थलीय सीमा से भी साझा करता है। कौन सा? भारत के पड़ोसी देशों से। देखो समझना, स्थलीय सीमा की बात करें तो 7 देशों से साझा करती है और जलीय सीमा की बात करें तो 7 देशों से। समझना, जैसे कि करा स्थलीय सीमा 7 देशों से साझा करती है और कौन कौन? समझना, स्थलीय सीमा से कंफ्यूज मत होना। स्थलीय सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, भूटान के बाद फिर नेपाल हो गया। समझना, नेपाल हो गया, फिर चीन हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया। अब समझना, देखो 7 देश हुआ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से साझा करती है? तो 7 देशों से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ दे कि भारत जलीय सीमा से कितना देशों से साझा करता है तो वह भी 7 देशों से साझा करता है। जैसे कि समझना, पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया। समझना, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के साथ बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद फिर समझना क्या होगा? थाईलैंड होगा, और थाईलैंड के बाद फिर क्या होगा? इंडोनेशिया। देखो कितना देश हुआ? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और
इंडोनेशिया। यह क्या है? यह 7 देश है जो जलीय सीमा साझा करता है। जो अभी पहले बताए थे 7 देश, वह स्थलीय सीमा साझा करता है। तो 7 देश जो जलीय सीमा साझा करता है, वह प्रश्न पूछ दिया, तो क्या पता स्थलीय सीमा को भी पूछ दे। तो इसीलिए माइंड में सेट रखना। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि लेबनान की राजधानी कहाँ है। लेबनान की राजधानी की हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? बेतूर। बेरूत जो है यह लेबनान की राजधानी है। कहाँ? बेरूत लेबनान की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में होगा। रेणुका झील जो वह किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। समझे हो? देखो अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर का। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलमाटी बांध जो यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? धमाल जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य की बात करें धमाल, यह किस राज्य की है? तो हरियाणा की। कहाँ की है? हरियाणा की है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, चोंग। चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है? चोंग की बात करें नागालैंड, असम, केरल या गोवा। तो चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नागालैंड की है। किस राज्य की? नागालैंड की है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्था जो है वह कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्था की हम बात करें तो यह हमारा नई दिल्ली राजधानी में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न समझना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य की बात करें तो वह हमारा गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य, जो कि भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन राज्य है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इराक की राजधानी की हम बात करें तो कहाँ है? बगदाद है। ऑप्शन नंबर डी बगदाद। अगला प्रश्न समझना। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? देखो भारतीय संसद का जो निर्माण होता है ना वह 3 चीज से होता है। लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है और राष्ट्रपति से। जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब आपस में मिलता है तो वही भारतीय संसद का निर्माण होता है। कब? जब तीनों एक साथ होगा। समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? देखो जो भारत का राष्ट्रपति होता है अपना त्याग उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जो होता है अपना त्याग राष्ट्रपति को देता है, यानी अदला बदली करता है। समझो? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसका देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। देखो यहां से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है और उसके पद से हटाया जा सकता है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेना, थल, जल और स्थल, थल, जल और वायु तीनों सेना की बात करें तो प्रमुख कौन होता है? तो वह हमारा राष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय में होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला प्रश्न बताना है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न है कि संघ शासित क्षेत्र के लिए
प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की जो नियुक्ति होता है वह कौन करता है? तो वह कौन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर होगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, जो कि हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो यह कौन करता है? तो यह राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो अस्थाई सदन की हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा होगा। कौन है? राज्यसभा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताना है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक बताना है कि कब हुई थी। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के सदस्यों 5, 6, 3 या 2 वर्ष। तो जो राज्यसभा होता है, लोकसभा मत समझना, राज्यसभा यहाँ है। राज्यसभा के सदस्यों के कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है? और इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। ये टॉप 30 प्रश्न था। सभी प्रिय विद्यार्थी ईमानदारी से कमेंट करना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हो सभी विद्यार्थी लाइक वाले बटन को प्रेस कर देना और लाइक कर देना। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी आपका एग्जाम और ज़्यादा लंबा डेट के है तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा एग्जाम में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। आप लोग कंटिन्यू क्लास लेते रहना। तो सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।